हाँ तो दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। और हम बात कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी की, भारत के भूगोल की बात कर रहे थे, भारत के भौतिक प्रदेश की बात कर रहे थे। नीलगिरी की पहाड़ियाँ आपने पूरी कर ली थी, भारत के प्रमुख पठार पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत लोकेशन देख ली थी अपन ने कौन सी कहाँ कहाँ पर है। इसके अंतर्गत हमने एक मेघालय पठार देख लिया था, एक हमने देख लिया था मालवा का पठार। मालवा के पठार के प्रादेशिक विभाजन के अंदर अपन ने बघेलखंड और बुंदेलखंड पठार भी पढ़ लिया था। अब हम पढ़ रहे हैं आगे जो पठार है, उस पठार का नाम है छोटा नागपुर का पठार। क्या नाम है भाई? छोटा नागपुर, छोटा नागपुर का पठार ये रह जाता है। इस पठार को और क्या कहा जाता है? देखो, छोटे नागपुर पठार का विस्तार कहाँ कहाँ पर है। तो छोटे नागपुर का विस्तार सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलता है आपके झारखंड, छत्तीसगढ़। देखो, एक तो ये मिलता है आपके झारखंड के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर नहीं है। फिर ये पड़ जाता है पश्चिम बंगाल में पड़ जाता है, सबसे ज्यादा है ये झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर ये रह जाता है उड़ीसा। ठीक है, तो उड़ीसा के अंदर भी ये छोटे नागपुर का पठार आपको देखने को मिलता है। अगर हम बात करें छोटे नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं, सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची पर्वत चोटी की बात करते हैं, तो ये आपने पढ़ा था पारसनाथ को। पारसनाथ कहीं पढ़ी थी क्या विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के अंदर? पारसनाथ पढ़ा था। विंध्याचल, भांडेर, कैमूर, पारसनाथ, राजमहल, फिर बाद में पढ़े थे आपने गारो, खासी, जैंतिया, मिकिर, रेगमा, बरेल। तो उसमें से जो पारसनाथ आता है वो इस छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। फिर अगर हम बात करें कि छोटा नागपुर पठार की मुख्य नदी कौन सी है, प्रमुख नदी बताइए जो छोटा नागपुर पठार से होकर बहती है, तो हम इसको बोलते हैं दामोदर नदी। दामोदर नदी के खूब सारे नाम मिलते हैं। दामोदर नदी जो है वो पश्चिम बंगाल में बाढ़ लेके आती है, इसलिए इसको बोलते हैं पश्चिम बंगाल का शोक बोला जाता है, पश्चिम बंगाल का शोक। दामोदर नदी एक घाटी का निर्माण करती है, उस घाटी का नाम है दामोदर घाटी। तो दामोदर नदी और दामोदर घाटी, इसके साथ साथ में छोटा नागपुर का पठार, ये दोनों तीनों ही फेमस है। अगर इनमें प्रमुख खनिज की बात करें तो प्रमुख खनिज आपको कौन से देखने को मिलेंगे? यहाँ देखो, चूना पत्थर तो है ही, चूना पत्थर के साथ साथ में यहाँ पर अवसादी चट्टानें होने के कारण जीवाश्म खनिज पाए जाते हैं। और भारत में बिटुमिनस कोयला सबसे ज्यादा है, तो बिटुमिनस कोयले का अथाह भंडार है ये। और ये जो भंडार है वो इस दामोदर घाटी में भी देखने को मिलते हैं। दामोदर घाटी और ये जो बिटुमिनस कोयले का संबंध है, इसलिए इसको बोला जाता है छोटा नागपुर के पठार को, छोटे नागपुर के पठार को और दामोदर घाटी, इन दोनों को बिटुमिनस कोयले के लिए बोला जाता है भारत का रूहर प्रदेश। क्या बोलते हैं? रूहर प्रदेश बोलते हैं। अब ये रूहर प्रदेश क्या है? तो रूहर प्रदेश जर्मनी की एक जगह है, रूहर प्रदेश जर्मनी की एक जगह है जो बिटुमिनस कोयले के लिए पूरे भारत में फेमस है। पूरे भारत में पूरे विश्व में फेमस है। तो पूरे विश्व में अगर बिटुमिनस का नाम लेना है तो हम लेते हैं रूहर प्रदेश। अगर हम भारत में बिटुमिनस कोयले का नाम लेंगे तो हम लेंगे छोटे नागपुर का पठार। छोटे नागपुर का पठार बिटुमिनस कोयले के लिए ज्यादा जाना जाता है, इसलिए हम कहते हैं कि भारत में भी कहीं ना कहीं रूहर प्रदेश है। तो ये उपमाएं होती है इस प्रकार से, थोड़ी ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि ये जो छोटे नागपुर का पठार है, ये
तो छोटे नागपुर का पठार है, इससे एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम है दामोदर नदी। कौन सी नदी है भाई? ये जो नदी है, इस नदी का नाम पड़ता है दामोदर नदी। और दामोदर नदी जो है वो इस छोटे नागपुर के पठार को दो भागों में विभाजित करती है। अगर आप नागपुर के प्रादेशिक विभाजन को पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे कि यहाँ एक तो पड़ जाता है, देखो, रांची का पठार, और एक पड़ जाता है हजारीबाग का पठार। तो इसको बोल देते हैं हजारीबाग का पठार बोल देते हैं कभी कभार, और इसको दूसरे साइड को रांची का पठार बोल देते हैं, रांची का पठार। इसका मतलब जब हम छोटे नागपुर पठार का विभाजन पढ़ेंगे तो हम उसमें दो पढ़ते हैं। क्या क्या पढ़ते हैं? एक तो रांची का पठार और एक पढ़ते हैं हजारीबाग का पठार। तो रांची का पठार क्यों फेमस है? रांची का पठार और जो हजारीबाग का पठार है, इसमें और खनिज क्या मिलते हैं? अगर खनिजों की बात की जाए कि अन्य खनिज भी कुछ देखने को मिलते हैं क्या, तो अन्य खनिज में आते हैं आपके लौह अयस्क, खूब अधिक मात्रा में मिलते हैं। फिर ये मिलता है बॉक्साइड, बॉक्साइड जो एल्यूमिनियम के भंडारण के लिए जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा कोयला है ही पहले से ही, तो यही सारी बात है। अब हजारीबाग का पठार और ये रांची का पठार है, इनको कौन सी नदी अलग करती है? तो दामोदर नदी अलग करती है। ये दामोदर नदी के ही क्या है? भाग है। अगर हम नदी के सिलसिले में बात करें तो जो दामोदर नदी है वो एक घाटी बनाती है जिसको बोलते हैं दामोदर घाटी, दामोदर घाटी। और ये जो दामोदर घाटी है वो बिटुमिनस कोयले के लिए जानी जाती है, बिटुमिनस कोयले हेतु प्रसिद्ध। इसलिए ये छोटे नागपुर का पठार और हजारीबाग का पठार दोनों ही क्या कहलाते हैं? रूहर प्रदेश कहलाते हैं, ठीक है। ये हमने बात कर ली है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि छोटे नागपुर पठार का विभाजन करेंगे तो कौन से पठार देखने को मिलेंगे? एक तो मिलता है हजारीबाग का पठार, हजारीबाग का पठार, और एक देखने को मिलता है रांची का पठार, तो रांची का पठार। ये कुछ इस प्रकार से देखिए, एक बार दोबारा देख लेते हैं। देखिए, छोटा नागपुर का पठार, ठीक है, इसका विस्तार सबसे ज्यादा झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर थोड़ा बहुत उड़ीसा में रह जाता है। सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ, इसकी मुख्य नदी है दामोदर नदी। दामोदर नदी के बाद में दामोदर को बंगाल का शोक कहते हैं, दामोदर घाटी बनी हुई है बंगाल के शोक, यानी बंगाल में, पश्चिम बंगाल में बाढ़ लेके आता है। इस प्रभाव को रोकने के लिए यहाँ पर अनेक परियोजनाएं बनाई गई है। तो स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना अगर किसी पर अप्लाई की गई थी तो वो थी दामोदर नदी। दामोदर नदी पर एक परियोजना चलती है, आप कह सकते हैं कि दामोदर नदी, यहां लिखते हैं, देखो, दामोदर नदी पर एक परियोजना चलती है जिसको बोलते हैं दामोदर नदी परियोजना, दामोदर नदी परियोजना। ये क्यों जानी जाती है? ये इसलिए जानी जाती है क्योंकि यह स्वतंत्र भारत की पहली है, स्वतंत्र भारत की प्रथम परियोजना। ये हुई थी आपके 1948 में। भारत 1947 के अंदर आजाद हुआ था, 1948 के अंदर ही बनाया था। ये जो दामोदर नदी परियोजना है, यूएसए के अंदर एक टेनेसी नदी चलती है, टेनेसी नदी जो परियोजना है, परियोजना पर आधारित थी आपके पूरी तरह से, एक प्रकार से टू कॉपी मान लो आप उनको, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से था आपके बिटुमिनस कोयले, लौह अयस्क, बॉक्साइड के लिए जाना जाता है, हजारीबाग का पठार और रांची का पठार बोलते हैं। तो ये था आपके छोटा नागपुर का पठार। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं दंडकारण्य पठार की। तो दंडकारण्य पठार में अगर आपको पूछा जाए
कि इनका विस्तार कहां से कहां तक है। अगर हम बात करें इनके विस्तार की, तो विस्तार कहां से कहां तक देखने को मिलता है। तो विस्तार की अगर बात करते हैं, अगर विस्तार की बात करते हैं तो ये है आपके, देखो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद में ये पड़ जाता है आपके उड़ीसा, उड़ीसा के बाद में ये रह जाता है आपके पश्चिम बंगाल, सॉरी पश्चिम बंगाल नहीं, महाराष्ट्र रह जाता है ये। ठीक है, सबसे ज्यादा ये है आपके कहाँ, छत्तीसगढ़, फिर ये उड़ीसा और फिर ये महाराष्ट्र रह जाता है। अगर हम दंडकारण्य पठार, दंडकारण्य का अर्थ समझे, दंडकारण्य का अर्थ होता है दंड, दंडक प्लस आरण्य, मतलब एक ऐसा जंगल है जो क्या करता है, दंड दे सकता है। आप बोल सकते हो सजा या दंड देने वाला जंगल। आरण्य का मतलब जंगल भी होता है। अच्छा, इसका एक ऐतिहासिक महत्व भी है। ऐतिहासिक बोल सकते हो, अगर ऐतिहासिक नहीं बोलते तो आप बोल सकते हो धार्मिक महत्व है। आप में से रामायण किस किसने देख रखी है? आप में से रामायण किस किसने देख रखी है? भगवान रामचंद्र जी जब वनवास धारण कर रखे थे तो उस समय वो चित्रकूट जाने से पहले खर और दूषण, या आप ये मान लो कि चित्रकूट गए हुए थे तो वहां पर एक जंगल पड़ता था दंडकारण्य, वहां पर राक्षसों का ज्यादा प्रताप देखने को मिलता है। तो वहां एक जो शूर्पणखा है वो वहां पर चली जाती है और लक्ष्मण जी उनके नाक कान काट देते हैं। फिर वो अपने भाई खर और दूषण को बुलाती है और फिर भगवान राम ने खर और दूषण का जो वध किया था वो इसी दंडकारण्य के अंदर किया था। दंडकारण्य से जो है उनको एक प्रकार से मुक्ति प्रदान की थी। तो ये ऐतिहासिक महत्व जो है वो किस प्रकार से, क्योंकि ये रामायण से संबंधित है, आप लिख सकते हैं रामायण से संबंधित है, भगवान राम से संबंधित है। लेकिन इसका प्रकोप या इसका प्रताप कह सकते हैं कि ये जो क्षेत्र है वो नक्सली प्रभावित है, ये नक्सली प्रभावित क्षेत्र है। हालांकि नक्सली प्रभावित क्षेत्र तो आपके ये भी पड़ता है जिसका हमने अभी नाम लिया था, छोटा नागपुर का पठार, आंची का पठार, तो ये भी नक्सली प्रभावित है, लेकिन ये सबसे ज्यादा प्रभावी देखने को मिलता है। अगर हम दंडकारण्य पठार की बात करें तो ये आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें दंडकारण्य पठार में और क्या विशेषता है, तो भाई राक्षसों का है, रामायण से संबंधित है, नक्सली प्रभावित है, मतलब आतंकवादी नहीं कह सकते, जो एक प्रकार से मानव हिंसा करते हैं। और अगर किसी दूसरे देश आए तो हम उनको आतंकवादी नाम दे सकते हैं, लेकिन कुछ अपने ही घर के या अपने ही समाज के, अपने ही देश के कोई लोग हो जो अपनों को नुकसान पहुंचाते हैं तो हम उनको नक्सली नाम देते हैं। तो नक्सली प्रभावित है और ये नक्सलवादी कहलाते हैं, वो आतंकवादी कहलाते हैं, ये नक्सलवादी कहलाते हैं। तो ये इतना क्यों पनप गए नक्सलवादी? कारण ये है कि ये जो है पठार भारत का सबसे उबड़ खाबड़ पठार है, ऊंचा पठार है, सीधा नहीं है एक प्रकार से। तो हम इसमें कह सकते हैं यह भारत का सर्वाधिक उबड़ खाबड़ पठार है। उबड़ खाबड़ पठार, ठीक है, उबड़ खाबड़ पठार है, इसलिए यहाँ पर ये नक्सली प्रभावित है। अगर आपसे कोई पूछे यहाँ की कोई मुख्य नदी, यहाँ कोई प्रमुख नदी का नाम लेना चाहेंगे आप, तो एक नदी आती है जिसको आप लोग बोलते हो इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी, इंद्रावती नदी जो है
कहते तो ये है कि ये दंडकारण्य पठार से निकलती है, लेकिन दंडकारण्य पठार के पास में पड़ता है अमरकंटक, मूलतः इंद्रावती नदी वहां से निकलती है। तो इंद्रावती नदी जो है वो एक जलप्रपात बनाती है, जिसको आप सारे लोग बोलते हो चित्रकूट जलप्रपात। इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ में एक जलप्रपात बना हुआ है जिसको बोला जाता है चित्रकूट जलप्रपात। ये है आपके छत्तीसगढ़ में। ये कहते हैं कि भारत का सबसे बड़ा है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है नियाग्रा, जो कि उत्तरी अमेरिका के अंदर पड़ता है, इसलिए इस चित्रकूट जलप्रपात को बोला जाता है ये भारत का मिनी नियाग्रा जलप्रपात है, भारत का मिनी नियाग्रा बोला जाता है। मिनी नियाग्रा जलप्रपात बोलते हैं इसको। और कोई बात इनसे संबंधित, इंद्रावती नदी सहायक नदी किसकी है? तो यहां लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ये गोदावरी की सहायक नदी है, गोदावरी की सहायक नदी। कौन? इंद्रावती नदी। अगर हम बात करें दंडकारण्य पठार की कोई मुख्य नदी तो वो रहती है आपके इंद्रावती नदी। अगर हम बात करें कि दंडकारण्य पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी की बात की जाती है वो रहती है आपके नंदीराज। कौन सी रह जाती है? नंदीराज। कितनी है? ये 1210 मीटर ऊंची है। ठीक है, तो इनकी इस प्रकार से बात की जाती है। और यहाँ खूब सारे खनिज भी देखने को मिलते हैं, यहाँ काफी अधिक मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, काफी अधिक और विभिन्न खनिज पाए जाते हैं। भिन्नतापूर्ण क्या पाए जाते हैं? खनिज। हर प्रकार के खनिज देखने को मिलते हैं। और अगर एक और बात करें, जैसे एक नदी चलती है महानदी, महानदी जो है वो इसके पूर्व से होकर गुजरती है, इसके पूर्व से होकर गुजरती है। तो ये कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हम अब लास्ट पठार की बात करें, दक्कन का पठार। अगर हम दक्कन के पठार की बात करें, विस्तार इसका, दक्कन का पठार आपने पढ़ा था ना, दक्षिण भारत का पठार, ये बात की थी कि नहीं की थी? अगर हम बात करें इनके विस्तार की, है ना, अगर विस्तार की बात करें या पहले एक बार क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं, ये कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? तो ये फैला हुआ है आपके 5 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। कौन? दक्कन का पठार 5 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। अब ये इतना अधिक मात्रा में फैला है, इसलिए इसको बोला जाता है भारत का सबसे बड़ा पठार। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार रह जाता है। अगर हम बात करें दक्कन के पठार के विस्तार की, कि ये जो पठार है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो हमने बात की थी कि ये वाला जो मान है वो महाराष्ट्र में पाया जाता है, कर्नाटक में पाया जाता है, केरल में भी पाया जाता है ना, आंध्र प्रदेश में भी पाया जाता है। तो हम इन मुख्यतः देखते हैं कि ये वाला जो पठार है वो एक तो रह जाता है कि महाराष्ट्र, एक ये रह जाता है कर्नाटक, एक ये रह जाता है आंध्र प्रदेश, मुख्यतः आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश का भी एक और जब भाग टूट जाता है तो ये पड़ जाता है तेलंगाना, तो तेलंगाना में भी बेसिकली यही देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ विस्तार इस प्रकार से मिलता है। अगर हम बात करें इसके आकृति की, तो ये मिलता है आपके त्रिभुजाकार आकृति में ये देखने को मिलता है। अगर त्रिभुजाकार आकृति में देखने को मिलता है तो इसका निर्माण कैसे हुआ था? इतने बड़े पठार का निर्माण कैसे हो सकता है?
तो हम अगर बात करें कि क्रिटेशियस काल के अंदर ज्वालामुखी उद्गार हुआ था और वो उद्गार ही बाहर आकर के बिछ गया था, जिससे ये पूरा का पूरा दक्कन का पठार बना है। ठीक है, तो हम इसमें क्या बात कर रहे हैं, हम इसमें बात कर रहे हैं कि इनका निर्माण कैसे हुआ था। तो वही बात कि इसका निर्माण क्रिटेशियस काल में ज्वालामुखी क्रिया के दरारी उद्गार से हुआ था। क्रिटेशियस काल में ज्वालामुखी क्रिया के दरारी उद्गार से हुआ है। क्रिटेशियस काल के अंदर ज्वालामुखी क्रिया के दरारी उद्गार से इसका निर्माण हुआ। अगर हम बात करें इसकी प्रमुख नदी कौन सी है, प्रमुख नदी, अब यहाँ बहुत बड़े क्षेत्र में फैला इसलिए इनकी कोई एक नदी नहीं है, खूब सारी नदियां देखने को मिलती है। जैसे अगर बड़े तौर पर नाम लें तो गोदावरी है, फिर कृष्णा नदी आती है, फिर कावेरी नदी नाम आता है, फिर और भी कई नाम आता है, तो पेरियार आ जाता है, पन्नार आ जाता है, ताम्रवर्णी नाम आ जाता है, ऐसे खूब सारे नाम चलते रहते हैं। ठीक है, तो और भी ऐसी खूब सारी नदियां देखने को मिलती है। तो अगर हम दोबारा थोड़ी सी और बात करें तो दक्कन का पठार जो है वो दक्षिण भारत का पठार कहलाता है। 5 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ भारत का सबसे बड़ा पठार है। महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है। त्रिभुजाकार इसकी आकृति है। क्रिटेशियस काल में ज्वालामुखी क्रिया के दरारी उद्गार से बना था। गोदावरी नदी है, कृष्णा नदी है और कावेरी नदी, इनकी क्या है, प्रमुख सहायक नदियों में आती है। आप इसको आराम से नोट कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इनका। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। दक्कन के पठार की हमने बात की थी कि ये किस प्रकार से देखने को मिलता है, तो आप सब ने बताया था कि ये त्रिभुजाकार देखने को मिलता है। ये आपके इस प्रकार से त्रिभुजाकार है। अगर हम इसमें और बात करें तो ये मेनली ये रह जाता है महाराष्ट्र का पठार। महाराष्ट्र का पठार तो रह ही जाता है। कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। इधर वाले पठार को बोला जाता है, देखो ये वाला पठार रह गया आपके महाराष्ट्र का पठार। इधर वाले को बोला जाता है आपके कौन सा, आंध्र प्रदेश का पठार। आंध्र प्रदेश का पठार रह जाता है। फिर इधर ये रह जाता है आपके कर्नाटक का पठार। ऐसे क्या लिखता है, देखो कर्नाटक का पठार। ठीक है, महाराष्ट्र का पठार, आंध्र प्रदेश का पठार, फिर यह पड़ जाता है कर्नाटक का पठार। हम बात करते हैं पहले महाराष्ट्र के पठार की। महाराष्ट्र के पठार से मुख्यतः नदी बहती है। आपके महाराष्ट्र में 2 नदियां बहती है। एक नदी का नाम मिलता है कौन सी, जो त्रिम्बक पठार से निकलती है, उसका नाम है गोदावरी नदी। एक और नदी निकलती है, उसका नाम है कृष्णा नदी। महाराष्ट्र के पठार की मुख्य नदी कौन सी है, एक तो गोदावरी नदी है और एक कृष्णा नदी है। महाराष्ट्र के पठार में एक और पठार रह जाता है, इसको बोला जाता है कास का पठार। कास का पठार जाना जाता है, यहाँ के फूल पाए जाते हैं, जंगली फूल पाए जाते हैं अपनी बड़ी बड़ी आकृति के कारण। और जंगली फूल इतने इस प्रकार से पाए जाते हैं कि यहाँ के जंगली फूल प्रसिद्ध है। यहाँ जंगली फूल कुछ इस प्रकार से देखने को मिलते हैं, अपने बड़ी बड़ी आकृति के कारण ये जंगली फूल काफी प्रसिद्ध है। तो कास का पठार क्यों जाना जाता है, कास का पठार
महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है। और क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहां विश्व प्रसिद्ध, एक मिनट, यहां जो है जंगली फूलों की प्रजाति पाई जाती है। जंगली फूलों की प्रजाति पाई जाती है। जंगली फूलों की प्रजाति पाई जाती है जो कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ठीक है, जो कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। एक यहां पठार और पड़ जाता है जो कहा जाता है महाराष्ट्र का सबसे बड़ा पठार है। यहां एक पठार और रह जाता है। इस पठार का नाम मिलता है त्रिम्यक पठार। त्रिम्यक पठार को बोला जाता है महाराष्ट्र का सबसे बड़ा पठार है ये। त्रिम्यक पठार के बारे में क्या मिलता है? इनके बारे में ये मिलता है कि ये जो महाराष्ट्र का सबसे बड़ा पठार है। महाराष्ट्र के अंदर अगर बात की जाए तो त्रिम्यक पठार से गोदावरी नदी निकलती है। फिर हम अगर बात करें, गोदावरी नदी तो निकलती है। इसके बाद में अगर आंध्र प्रदेश की बात करी जाए तो आंध्र प्रदेश से ये कृष्णा नदी कुछ इस प्रकार से निकलती है। और ये जो कृष्णा नदी है, कौन सी नदी है? कृष्णा नदी। कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश के पठार को दो भागों में बांट देती है। कौन से में? एक तो है तेलंगाना का पठार, तेलंगाना का पठार, और नीचे रह जाता है रॉयल सीमा का पठार, रॉयल सीमा का पठार। और इसके बाद में आंध्र प्रदेश के बाद में इधर तो आपके समुद्र लग जाता है। तो ये वाला पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो क्या कहलाता है? सीमांध्र कहलाता है। ये सीमांध्र पठार कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि समुद्र से लगा हुआ है, समुद्र से लगा पठार कहलाता है ये। ठीक है, तो मुख्यतः आंध्र प्रदेश के पठार से एक नदी बहती है, उसका नाम कृष्णा नदी। कृष्णा नदी इसको दो भागों में बांटती है। कौन से हैं वो दो भाग? तो एक पड़ जाता है ये आपके तेलंगाना का पठार, और एक पड़ जाता है आपके रॉयल सीमा का पठार। ये पड़ जाने के बाद में आगे आपसे बात की जाती है तो कर्नाटक के पठार की बात की जाती है। कर्नाटक के पठार की बात करते हैं तो कर्नाटक से भी एक नदी बहती है, उस नदी का नाम है, कौन सी नदी? कृष्णा नदी। एक नदी बहती है कृष्णा नदी। लेकिन यहां से एक कहते हैं कि एक रेखा गुजरती है, और उस रेखा का आपके नाम दिया गया है 600 मीटर समोच्च रेखा। 600 मीटर समोच्च रेखा नाम मिलता है। तो ये 600 मीटर समोच्च रेखा भी कर्नाटक के पठार को दो भागों में बांट देती है। कौन से रह जाते हैं ये पठार? तो इन पठार की बात की जाती है तो ये दो पठार बनाते हैं। एक तो बनाते हैं आपके मैंगलोर का पठार। कौन सा पठार बनाते हैं? मैंगलोर का पठार बनाती है। और एक बनाती है आपके मैसूर का पठार। मैसूर किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो नदी है कावेरी। तो कावेरी नदी के किनारे जो बसा हुआ मैसूर है, उसके आसपास का पूरा पठार मैसूर का पठार कहलाता है। मैसूर के पठार को और मैंगलोर के पठार को बांटा जाता है 600 डिग्री समोच्च रेखा के द्वारा। कृष्णा कावेरी नदी नहीं बांटती, ध्यान रखना, ठीक है। और मैसूर का पठार क्यों फेमस है? मैसूर के पठार में एक, कर्नाटक के पठार में एक पहाड़ी पड़ती है जिसका नाम है बाबा बुदनगिरी। क्या नाम पड़ता है? बाबा बुदनगिरी, ये नाम पड़ता है। बाबा बुदनगिरी जो है वो कॉफी के लिए जानी जाती है।
कॉफी के लिए प्रसिद्ध। ठीक है, तो ये मैसूर के पठार में आपको देखने को मिलती है। अगर आपके बात की जाए कि कर्नाटक के पठार की मुख्य नदी कौन सी है, तो मुख्य नदी वही कावेरी नदी रह जाती है। एक बार फिर देख लेते हैं, हम पढ़ रहे हैं दक्कन के पठार का प्रादेशिक विभाजन। क्या पढ़ रहे हैं अपन? ये है आपके दक्कन के पठार का प्रादेशिक विभाजन, कि दक्कन का पठार कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, तो दक्कन का पठार जो है वो महाराष्ट्र में मिलता है। महाराष्ट्र में पठार को एक त्रिम्बक पठार पड़ जाता है, एक पठार पड़ जाता है जिसको बोला जाता है कांस का पठार। ये कांस का पठार विश्व प्रसिद्ध है अपने जंगली फूलों के लिए। कहते हैं कि यहाँ के जो जंगली फूल है वो बड़ी आकृति में पाए जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी आकृति के फूल पाए जाते हैं, बड़ी आकृति के फूल हैं, इसलिए ये जंगली फूल काफी फेमस है। ठीक है, और त्रिम्बक पठार से गोदावरी नदी निकलती है, इसलिए ध्यान में रखना है। अब यही जो कृष्णा नदी है वो आगे जब जाती है कौन से पठार से? आंध्र प्रदेश के पठार से। तो ये आंध्र प्रदेश को दो भागों में बांट देती है, एक तो तेलंगाना का पठार और एक रायलसीमा का पठार। तो रायलसीमा का पठार और तेलंगाना के पठार को कौन सी नदी बांटती है? तो वो है कौन सी नदी? कृष्णा नदी, ध्यान रखना। फिर हम बात करते हैं कि जो कर्नाटक का पठार पड़ता है उसको दो भागों में बांटती है, कौन सी? ये 600 डिग्री समोच्च रेखा बांटती है, मैंगलोर के पठार को और मैसूर के पठार में बांटती है। इसकी कोई मुख्य नदी है तो वो रहती है कावेरी नदी। ठीक है, मैसूर का पठार भी फेमस है बाबा बुदनगिरी के लिए। कॉफी इतनी अधिक मात्रा में निकलती है जिसकी कोई सीमा नहीं है। यहाँ के जो बंदरगाह है वो भी इनके नाम से जाने जाते हैं, कॉफी बंदरगाह के नाम से। ठीक है, मैंगलोर जो बंदरगाह है वो कॉफी बंदरगाह के नाम से जाने जाते हैं, इतनी अधिक मात्रा में फेमस है। तो आज हमने पढ़े हैं भारत के प्रमुख पठार, ये कंप्लीट कर लिए हैं और आगे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। और इसका जो नेक्स्ट टॉपिक रह जाता है भारत के तटीय प्रदेश रह जाते हैं, भारत के तटीय भाग रह जाते हैं, तटीय मैदान रह जाते हैं, उनकी चर्चा करेंगे। और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।